हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग को 11वीं क्लास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। और ये 11वीं क्लास आर्ट्स के बच्चे हो या कॉमर्स के हो या साइंस के हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का इस क्लास में 11वीं क्लास इकोनॉमिक्स आर्ट्स और कॉमर्स का जो सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, आंकड़ों का संग्रहण है। ठीक है, आंकड़ों का संग्रह क्या है सेकंड चैप्टर? तो आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें सबसे पहले तो हम लोग आंकड़ा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आंकड़ा कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सांख्यिकीय अनुसंधान के अंतर्गत आंकड़ों का संकलन करना पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आंकड़े का जो प्रकार है उन सभी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें रिलेटेड इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे, सभी चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका इस पार्ट का जो मुख्य बिंदु है उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। ध्यान दोगे, सेकेंड अध्याय है आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, इस पार्ट के जो कुछ मुख्य बातें हैं सबसे पहले हम लोग उसे देखते हैं, तो ध्यान दोगे। सबसे फर्स्ट में क्या है, ध्यान दोगे, सांख्यिकीय अनुसंधान के अंतर्गत आंकड़ों का संकलन करना, उन आंकड़ों का निरीक्षण करना और उस विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालना एक महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले ध्यान दोगे, यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है, क्या है? तो सांख्यिकीय अनुसंधान। ठीक है, तो सांख्यिकीय अनुसंधान के बारे में भी अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, तो ध्यान से सुनोगे सांख्यिकीय अनुसंधान आखिर है क्या। ठीक है, तो सांख्यिकीय अनुसंधान का मतलब है सांख्यिकीय विधियों का इस्तेमाल करके अनुसंधान करना। यानी अगर हम सांख्यिकी के किसी भी विधि का उपयोग करके अगर हम अनुसंधान करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो सांख्यिकीय अनुसंधान। लिखोगे, सांख्यिकीय अनुसंधान का मतलब है सांख्यिकीय विधियों द्वारा इस्तेमाल करके अनुसंधान करना। ठीक है, अगर सांख्यिकी के बारे में अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसमें आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन और उनके गुणों का आकलन किया जाता है। सांख्यिकीय अनुसंधान में 7 क्षेत्रों में तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे कि रिकॉर्ड, लिंकेज और मशीन लर्निंग विधि। ठीक है, इसके बाद छोटे क्षेत्र अनुमान विधि। तीसरा है नमूना अनुमान और सर्वेक्षण अनुमान विधि। इसके बाद है समय श्रृंखला और मौसमी समायोजन विधि। इसके बाद है प्रयोग, भविष्यवाणी और मॉडलिंग के तरीके। ठीक है, इसके बाद है डेटा साइंस और निम्न प्रकार के विधियों के द्वारा आंकड़ों का संकलन, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, अगर आंकड़ा का अगर डिफिनेशन शॉर्ट में अगर लिखना हो तो आंकड़ा का डिफिनेशन आप लोग लिखोगे, आंकड़ा का ही दूसरा नाम है डेटा। ठीक है, आंकड़ा यानी डेटा। तो आंकड़ा या डेटा का मतलब है संख्याओं का समूह या संख्याओं का
चित्रमय प्रदर्शन, मतलब ढेर सारा संख्या अगर है तो उसे अगर हम समूह करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं या उसे एक चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इसे भी हम लोग आंकड़ा कहते हैं। याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आंकड़ा के बारे में, आंकड़ा से क्या अभिप्राय है या डेटा से क्या अभिप्राय है। तो इसका शॉर्ट में एकदम एक लाइन में याद रखोगे, संख्याओं का समूह या संख्याओं का चित्रमय प्रदर्शन। और ये जो आंकड़ा है किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, खगोलीय से जुड़ी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद इसी में ध्यान दोगे, पूछा गया है आंकड़ा है, सेकंड पॉइंट ही है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दोगे, सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, यहाँ पर ध्यान दोगे, इसमें आंकड़ों का अर्थ। तो आंकड़ों का अर्थ अभी हम क्या बताएं, उसमें बताया गया उसके अनुसार यहाँ देखिए, संख्यात्मक तथ्यों से है, मतलब संख्यात्मक तथ्यों को हम लोग क्या करते हैं, अभी क्या बताएं, चित्रमय प्रदर्शन या समूह करना, संख्याओं को एक समूह में रखना या उसे चित्रमय प्रदर्शन करना। तो वही चीज़ शॉर्ट में यहाँ दिखाया गया है कि आंकड़ा का अर्थ होता है संख्यात्मक तथ्यों से होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या का ही यूज किया जाता है। अब उसका अगला पॉइंट है, सांख्यिकीय आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, याद रखोगे, सांख्यिकीय आंकड़े जो है सो दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक आंकड़े और दूसरा द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, देखिए प्राथमिक में क्या बोल रहा है, प्राथमिक आंकड़ों को अनुसंधान की प्रक्रिया में पहली बार एकत्रित किया जाता है, जबकि द्वितीय आंकड़े पहले से किसी दूसरे अनुसंधान के लिए एकत्रित या प्रदर्शित किए जा चुके होते हैं। मतलब जिन आंकड़ों को पहली बार एकत्रित किया जाता है उसे हम लोग प्राथमिक कहते हैं, और जब कोई आंकड़ा पहले से ही कहीं लिखा हुआ हो या पहले से ही कहीं प्रदर्शित किया हुआ हो और उसको फिर किसी दूसरे रूप में या दूसरे चीज़ों के लिए फिर से प्रदर्शित किया जा रहा हो तो उसे हम लोग द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, प्राथमिक आंकड़ों को अनुसंधान की प्रक्रिया में पहली बार एकत्रित किया जाता है, जबकि द्वितीयक आंकड़े पहले से ही किसी दूसरे अनुसंधान के लिए एकत्रित या प्रकाशित किए जा चुके होते हैं। मतलब पहले से कहीं पर प्रकाशित किए जा चुके हैं, उसी का यूज हम किसी दूसरे अनुसंधान में कर देते हैं। ठीक है, अब उसके आगे प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की मुख्य विधियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि द्वारा, इसके बाद प्रश्नावली द्वारा या अनुसूची के माध्यम से अथवा टेलीफोन साक्षात्कार द्वारा। ठीक है, उसके बाद है द्वितीयक आंकड़ों के कई प्रकाशित अथवा अप्रकाशित स्रोत होते हैं, जैसे सरकारी प्रकाशन, शोधकर्ताओं के प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं, निजी एवं व्यावसायिक रिपोर्ट, वेबसाइट इत्यादि। ठीक है, इसके बाद है किसी भी प्रकार के आंकड़ों को संकलित करने के लिए मुख्य दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, वे हैं जनगणना या सगणना पद्धति और दूसरा है प्रतिचयन या प्रतिदर्शन। ठीक है, तो प्रतिचयन या प्रतिदर्शन ऐसे तो आप लोग समझ सकते हो इंग्लिश में सैंपल के रूप में, जैसे कि कहीं ढेर सारा चीज़ रखा हुआ हो और उसमें से कुछ सैंपल को हम यूज किए, कुछ हिस्सों को यूज किए और बाकी उसके आधार पर बाकी का अनुमान लगा लिया गया। अब आगे जनगणना विधि में समूह के प्रत्येक इकाई से, जिसे मद कहते हैं, आंकड़े संग्रह कर उसका अध्ययन किया जाता है। मतलब जो जनगणना या सगणना विधि है उसमें सभी का अध्ययन किया जाता है, जितने इकाई उपस्थित हैं सभी का अध्ययन किया जाता है। और प्रतिदर्श में जैसे कि अभी क्या बताएं, इसे इंग्लिश में सैंपल भी कहते हैं। तो मान लिए कि ढेर सारा जनसंख्या है और उस पूरे जनसंख्या में किसी प्रकार का अध्ययन करना है या कोई आंकड़ा संग्रह करना हो और सभी का संग्रह करना संभव नहीं है, तो उसमें से कुछ सेलेक्टेड
लोगों का संग्रह कर लिया जाता है और उसके अनुसार बाकी सबका अनुमान लगा लिया जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिचयन या प्रतिदर्श विधि। जैसे देखिएगा यहाँ पर क्या है, प्रतिदर्श विधि के अंतर्गत समूह जिसे संग्रह कहते हैं कि कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है। मान लीजिए कि ढेर सारा जनसंख्या है तो उसमें से सभी का अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है, तो आंकड़े संग्रह कर लिया। नीचे है यहाँ पर, प्रतिदर्श विधि के अंतर्गत समूह जिसे समग्र कहते हैं कि कुछ इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। सभी का नहीं कर पाते हैं तो कुछ ही का चयन करते हैं। इन चयनित इकाइयों से संबंधित शोध के लिए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। सभी का नहीं किया जाता है, जिसे हम सेलेक्ट किए हैं उसी का किया जाता है। अब आगे प्रतिदर्श विधि जिसे प्रतिचयन विधि भी कहते हैं कि सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समस्त निर्वाचित प्रतिदर्श पूरे समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करती हो। ठीक है, इसके आगे है प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत चुनने की मुख्यतः दो विधियां हैं। यादृच्छिक प्रतिचयन, जहां जनसंख्या की प्रत्येक इकाई की चुने जाने की समान संभावना होती है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को अपने हिसाब से चुनना है और किसी को छोड़ देना है। मतलब अगर वहाँ पर 1,00,000 आदमी अगर हो तो सभी के चयनित होने की संभावना बराबर बराबर हो, ध्यान रहे। उसके बाद यादृच्छिक प्रतिचयन में इसमें समष्टि की सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावना नहीं होती है और उसमें सर्वेक्षण अपनी सुविधा और निर्णय के अनुसार निर्देश को चुनना है। यानी यहाँ पर सभी को चयनित करना संभव नहीं होता है, बराबर संभावना नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जहाँ तक पहुँचना संभव ना हो, तो उसका अपने से अनुमान बाकी के आधार पर लगा लिया जाता है। कुछ अन्य यादृच्छिक प्रदर्शन विधियों के नाम है जिसमें से ध्यान दोगे। कोटा प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिचयन, स्तरीय प्रतिचयन तथा सविचार प्रतिचयन। आंकड़ों के संग्रह की प्रक्रिया में प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत कुछ त्रुटियों के उत्पादन होने की संभावना रहती है। इन्हें प्रतिचयन अथवा अप्रतिचयन त्रुटियां कहते हैं। ध्यान दोगे, जनगणना जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य से डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया है, जबकि इसे हम लोग नमूना भी कह सकते हैं। ठीक है, नमूना जनसंख्या के एक सबसेट मतलब जनसंख्या के डेटा एकत्रित करने की प्रक्रिया है। एक जनगणना में जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को शामिल किया जाता है, जबकि नमूने में व्यक्ति के एक छोटे समूह को संग्रह रूप से जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है। यानी मान लीजिए कि ढेर सारा जनसंख्या है तो उसमें से कुछ आदमी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और उसी का अध्ययन करके बाकी का अनुमान लगा लिया जाता है कि उसका भी जो भी है, अगर मान लीजिए सभी का अगर हम वेट निकाल रहे हैं तो स्कूल में एक कक्षा में अगर वेट निकाल रहे हैं तो उसमें से मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं तो उसमें से किसी 10 का सेलेक्ट करके उसका वेट निकाल लेते हैं और उसका एवरेज के हिसाब से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ध्यान दोगे इसमें कुछ अंतर भी है। जनगणना तो जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य से डेटा एकत्रित करना शामिल है, जबकि इसमें क्या है, एक सबसेट या आबादी के एक चयनित समूह से डेटा एकत्रित करना शामिल है। ठीक है, इसके बाद है सर्वेक्षण करने और डेटा एकत्र करने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों और समय की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि सभी को अगर अध्ययन करना है तो अधिक संसाधन चाहिए, समय भी अधिक चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है कि कम संसाधनों की आवश्यकता होती है और यह आचरण करने में तेज होता है क्योंकि इसमें केवल जनसंख्या का एक विशिष्ट समूह का शामिल होता है। ये कम समय में हो जाता है, खर्चा भी कम लगता है, इसमें साधनों की संख्या भी कम लगती है। इसके बाद है जनसंख्या का, इसमें ध्यान दोगे
इसमें जनसंख्या का पूर्ण और सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है क्योंकि इसमें सभी सदस्य शामिल होते हैं। उसके बाद चयनित नमूने के आधार पर जनसंख्या का अनुमान या सामान्य विचार प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान दोगे, नमूनाकरण की तुलना में अधिक महंगा हो सकता है। यह जो है सो अधिक महंगा हो सकता है क्योंकि इसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य से डेटा एकत्रित करना शामिल है। उसके बाद आमतौर पर जनगणना की तुलना में कम खर्चीला होता है क्योंकि इसमें केवल जनसंख्या का एक विशिष्ट समूह शामिल होता है। सब जनसंख्या में सभी लोगों का अध्ययन नहीं करना है, कुछ ही का अध्ययन करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, जिसके चलते ये सस्ता होता है। ठीक है, इसके बाद छोटी आबादी के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि अगर मान लीजिए आबादी अगर ज़्यादा है तो सभी का अध्ययन करना संभव नहीं है, ये छोटी आबादी में भी लागू होता है। या जब पूरी आबादी के बारे में विस्तृत जानकारी की आवश्यकता हो, मतलब पूरी आबादी में विस्तृत जानकारी अगर है तभी हो पाता है। इसमें क्या है कि बड़ी आबादी के लिए उपयोग हो, क्योंकि अगर आबादी ज़्यादा रहता है तो उसमें कुछ सैंपल लोगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, या जब जनसंख्या के बारे में सामान्य अवलोकन की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, त्रुटि का मार्जिन आमतौर पर बहुत छोटा होता है क्योंकि यह पूरी आबादी को कवर करता है। पूरी आबादी को कवर करता है, इसलिए त्रुटि होने की संभावना बहुत कम होती है। इसमें त्रुटि का मार्जिन आमतौर पर जनगणना से बड़ा होता है क्योंकि नमूना आकार जनसंख्या के आकार से छोटा होता है। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े में कुछ अंतर इस प्रकार से है। आंकड़ों को हम लोग डेटा भी कहते हैं, ध्यान दोगे। परिभाषा के आधार पर इसका अंतर क्या है, तो परिभाषा के आधार पर इसका अंतर है कि प्राथमिक डेटा वे हैं, यानी आंकड़ा, प्राथमिक आंकड़े वे हैं जो पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक पहली बार एकत्रित नहीं किए, पहले से ही कोई उपयोग कर चुका रहता है। द्वितीयक आंकड़ा से तात्पर्य उन आंकड़ों से है जो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्रित किया जा चुका है। इसके बाद मौलिकता, ध्यान दोगे, ये मूल है क्योंकि इन्हें अन्वेषण द्वारा पहली बार एकत्रित किया गया है। और द्वितीयक में क्या है, ये मूल नहीं है क्योंकि किसी और ने इन्हें अपने उद्देश्य के लिए एकत्रित किया है। इसका प्रकृति, ये कच्चे माल के रूप में होते हैं जबकि ये तैयार होते हैं। द्वितीयक जो है सो पहले से तैयार किया हुआ होता है। उसके बाद विश्वसनीयता या उपयोगिता, तो इसका उपयोगिता क्या है सो ध्यान दोगे, ये अधिक विश्वसनीय और जांच के लिए उपयुक्त है क्योंकि इन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया है। जबकि जो द्वितीयक है ये कम विश्वसनीय और कम उपयुक्त है क्योंकि किसी और ने डेटा एकत्र किया है जो हमारे उद्देश्य से पूरी तरह मेल नहीं खा सकता है। इसके बाद समय और धन की ध्यान से देखा जाए तो प्राथमिक डेटा एकत्र करना समय और धन की दोनों की दृष्टि से काफ़ी महंगा है। ठीक है, द्वितीयक डेटा के लिए कम समय और धन की कम धन की आवश्यकता होती है, इसलिए यह किफ़ायती होता है। उसके बाद इसमें सावधानी और संपदा, प्राथमिक डेटा जो है, प्राथमिक डेटा या आंकड़ा का उपयोग करते समय किसी विशेष सावधानी या संपादन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इन्हें एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किया जाता है। उसमें सावधानी और संपादन दोनों आवश्यकता है क्योंकि द्वितीयक आंकड़ा जो है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया था। नेक्स्ट है MCQ क्वेश्चंस, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, ध्यान दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चर एक ऐसी मात्रा है जिसका प्रयोग किसी गुण को मापने के लिए किया जाता है। इसका मान विभिन्न परिस्थितियों में खालिस्तान हो सकता है, मतलब क्या हो, स्थिर हो सकता है या अपरिवर्तनीय हो सकता है या एक समान हो सकता है या भिन्न भिन्न हो सकता है। तो ध्यान अगर दोगे तो इसका जवाब इसी में है क्योंकि ABC तीनों का अर्थ तो सेम है। ABC का तीनों का अर्थ तो सेम है, इसका मतलब क्या है कि D नंबर होगा। और ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे चर और अचर। ठीक है, चर मतलब चलने वाला और अचर मतलब जो नहीं चलता है। चर मतलब वेरिएबल होता है, अचर मतलब कांस्टेंट होता है। तो वेरिएबल मतलब वेरी करेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो D नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर है,
अपरिष्कृत आंकड़ों की किसी इकाई को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो पहला है माध्यिका, दूसरा है माध्य, तीसरा है प्रेक्षण और तीसरा है विस्तार। तो इसका क्या हो जाएगा? तो 2 का सी नंबर हो जाएगा, यानी प्रेक्षण हो जाएगा। ठीक है। 3 में है आंकड़े वे साधन हैं जो सूचनाएं प्रदान कर समस्या को खाली स्थान में सहायक होते हैं। तो क्या होगा? उलझाने में या समझने में या बिगाड़ने में, या ए एंड सी दोनों। ठीक है, तो ध्यान दोगे। आंकड़ों के साधन को कोई भी चीज़ को बिगाड़ने या उलझाने में काम नहीं किया जाता है, उसे समझने में किया जाता है, यानी 3 का क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दोगे 4 नंबर में। ठीक है, 4 में क्या है? सांख्यिकीय आंकड़ों के मुख्य कितने स्रोत होते हैं? तो सांख्यिकीय आंकड़े के स्रोत के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, 2 होते हैं, यानी इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वह व्यक्ति जो आंकड़ा एकत्रित करता है वो क्या कहलाता है? शोधकर्ता या उत्तरदाता? तो उत्तरदाता तो जो आंकड़ा एकत्रित करता है वो तो नहीं कहलाता है, एकत्रित करने वाला तो शोधकर्ता कहलाएगा, यानी 5 का क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। 6 में है गणनाकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो ये तो अभी आप लोग पढ़े हैं प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक में जो स्वयं उसे एकत्रित करता है, द्वितीयक में एकत्रित पहले से किया हुआ रहता है और उपयोग में पहले से लाया जा चुका होता है, उसी को कोई फिर से उपयोग में लाता है। यानी यहाँ बोल रहा है गणनाकार, गणनाकार जो गणनाकार करता है, जो आंकड़ा संग्रह करता है, गणनाकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित आंकड़ों को, जो खुद आंकड़ा एकत्रित किया हो, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े। यानी इसका आंसर हो जाएगा 6 का हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। उसके बाद 7 में प्राथमिक आंकड़े होते हैं। तो जैसे पहला है पत्र पत्रिकाओं से संकलित, यानी ये प्राथमिक नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो पेपर जो पढ़ते हैं उसे एक्चुअली में एकत्रित कोई और किया है और इसका उपयोग कोई और कर रहा है। ठीक है, समाचार पत्रों में भी वही हाल है। ठीक है। उसके बाद सी में है गणनाकार द्वारा एकत्रित, वही तो है, अभी तो पता है गणनाकार के द्वारा जो एकत्रित किया जाता है उसे तो प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, यानी उसमें क्वेश्चन को आंसर बना दिया गया और आंसर को क्वेश्चन बना दिया गया, यानी 7 का क्या हो जाएगा? तो 7 का सी नंबर हो जाएगा। 8 नंबर में ध्यान दोगे। 8 में क्या है? जिन आंकड़ों का प्रयोग करने पर समय और धन की बचत होती है उसे क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात, प्राथमिक आंकड़ा में तो अधिक धन और समय लगता है, अभी तो बता चुके हैं अंतर, बट द्वितीयक में समय और धन की बचत होती है, यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। 9 में द्वितीयक आंकड़े होते हैं, क्या होते हैं? गणनाकार द्वारा एकत्रित, अभी तो जस्ट बताया गया कि गणनाकार के द्वारा जो एकत्रित किए जाते हैं उसे तो हम लोग प्राथमिक कहते हैं। अब दूसरा में आ जाता है समाचार पत्रों से संकलित, यानी समाचार पत्र कोई व्यक्ति पढ़ रहा है और उससे कोई भी चीज़ इकट्ठा कर रहा है, उसे ऑब्जर्व करके उससे एकत्रित कर रहा है, तो उससे जो एकत्रित करेगा तो द्वितीय हो जाएगा, क्योंकि समाचार पत्र में तो ऑलरेडी कोई और पहले से प्रस्तुत कर चुका है उसको। यानी द्वितीयक आंकड़े के लिए क्या हो जाएगा? 9 का आंसर जो है, सो 9 का आंसर है वो हमारा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब 10 में देखोगे पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त आंकड़ों या समक क्या होता है? तो फिर से वही क्वेश्चन, तो द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है। 11 में क्या है? यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग सोहन अपनी अध्ययन के लिए किया, मतलब उसको एकत्रित कोई और किया है और उसका उपयोग सोहन कर रहा है, तो सोहन के लिए वह आंकड़ा क्या होगा? प्राथमिक या द्वितीयक? तो द्वितीयक होगा, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा 11 का बी नंबर। ठीक है। 12 सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है। तो सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तो सर्वेक्षण का उद्देश्य में यहाँ 4 ऑप्शन दिया है: आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का वितरण, आंकड़ों का निर्माण, और इसमें से कोई नहीं। तो इसका ए नंबर हो जाएगा आंकड़ों का संग्रहण। इसके बाद 13 है निम्न में से कौन आंकड़ा संग्रह करने की विधि है? आंकड़ा संग्रह करने की विधि, तो
टेलीफोन साक्षात्कार या डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना। तो ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा, यानी इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सी में है ना ए तथा बी दोनों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। 14 में ध्यान दोगे, सर्वेक्षण का सबसे अधिक प्रचलित साधन, सर्वेक्षण का सबसे अधिक प्रचलित साधन कौन है, ध्यान दोगे तो साक्षात्कार, अनुसूची या प्रश्नावली, या समाचार पत्र, या टेलीफोन, या विज्ञापन। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, साक्षात्कार, अनुसूची या प्रश्नावली। इसके बाद है एक अच्छी प्रश्नावली के गुण क्या है। ठीक है, तो एक अच्छी प्रश्नावली के गुण में ध्यान दोगे, प्रश्नों की संख्या सीमित होनी चाहिए, चलिए ये भी अच्छी बात है। प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, ये भी सही होगा। प्रश्न उचित क्रम में होने चाहिए, ये भी सही है, यानी इसका अनुसार उपर्युक्त सभी, यानी 15 का डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान दोगे, द्विविध प्रश्नों के कितने विकल्प होते हैं। तो ध्यान दोगे तो इसमें इसका क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। यहाँ द्विविध मतलब इसमें दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, द्विविध प्रश्नों के कितने विकल्प होते हैं, तो दो होते हैं, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 17 में, जिन प्रश्नों के दो से अधिक विकल्प होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो कहलाते हैं हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 18 में है, किसी समग्र या जनसंख्या के एक इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, यानी मद। ठीक है, एक इकाई जो होता है वो एक समग्र या जनसंख्या का एक इकाई जो होता है उसे हम लोग मद कहते हैं, यानी इसका बी नंबर हो जाएगा, 18 का बी। 19 में ध्यान दोगे, जिस सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत समग्र या जनसंख्या के सभी मदों को शामिल किया जाता है उसे हम लोग जनगणना विधि कहते हैं। अभी तक हम लोग मुख्य रूप से दो विधि पढ़े हैं, एक जनगणना विधि और एक प्रतिदर्श विधि। तो जनगणना में सभी का उपयोग किया जाता है और प्रतिदर्श में सभी का उपयोग नहीं किया जाता है। ये नमूना विधि है, ये सैंपल विधि है। इसमें से बहुत बड़ी जनसंख्या में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके उसी का अध्ययन करके बाकी का अनुमान लगा लिया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग अनुमान विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि जिस सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत समग्र या जनसंख्या के सभी मदों को शामिल किया जाता है तो उसे हम लोग जनगणना विधि कहते हैं। अगर इसमें सभी को नहीं शामिल किया जाता तब होता हमारा बी नंबर, यानी इसका क्या हो जाएगा, तो ए नंबर होगा। 20, जिस सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत समग्र या जनसंख्या के कुछ चुने हुए मदों को शामिल किया जाता है तो उसे प्रतिदर्श कहते हैं, यानी बी नंबर हो जाएगा। सांख्यिकी में समष्टि शब्द का अर्थ क्या है। तो समष्टि शब्द का अर्थ है समग्र। ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, 21 का बी नंबर। सांख्यिकी में समष्टि शब्द का अर्थ है समग्र। ठीक है, 22 में है, आंकड़ा संग्रह करने की विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण और उत्तरदाता के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है, वो भी साक्षात्कार के द्वारा, यानी इसका भी हमारा ए नंबर होगा, 22 का ए नंबर हो जाएगा। अब 23 में है, वह रणनीति जिसके अंतर्गत एक छोटे समूह का सर्वेक्षण कर प्रश्नावली का मूल्यांकन या परीक्षण किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार या टेलीफोन साक्षात्कार या डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना या प्रायोगिक सर्वेक्षण। तो इसका हो जाएगा डी नंबर, प्रायोगिक सर्वेक्षण। ठीक है, 24 में है, प्रायोगिक सर्वेक्षण के लाभ। तो पहला है, प्रश्नावली में दिए गए निर्देशों की सटीकता की जांच होती है, यह उन तत्वों का पता लगाने में सहायक होते हैं जो अनुसंधान में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। उसके बाद है, यह वास्तविक सर्वेक्षण में आने वाली लागत और समय का अनुमान लगाने सहायक होती है, यानी ये सभी हो जाएगा, ए बी सी तीनों हो जाएगा, मतलब इसका उपर्युक्त सभी यानी डी हो जाएगा।
25 में है प्रतिदर्श या निर्दर्श का अर्थ क्या है? समग्र के सभी मदों को चुनना 9, समग्र में कुछ प्रतिनिधि मदों को चुनना, यानी इसका बी नंबर हो जाएगा। सभी को नहीं चुना जाता है, ये सैंपल यानी नमूना का अर्थ है, कुछ ही लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, यानी इसका क्या हो जाएगा? समग्र में से कुछ प्रतिनिधि मदों को चुनना, यानी बी नंबर। 25 का बी नंबर हो जाएगा। 26 में है निम्न में से कौन निदर्शन या प्रतिचयन का एक प्रकार है? तो ध्यान दोगे, यादृच्छिक प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन, सविचार प्रतिचयन या जनगणना। तो इसका हो जाएगा जनगणना, यानी डी नंबर। ठीक है। 27 में है निर्गम मतदान से क्या अभिप्राय है? मतदाताओं के प्रतिदर्श से चुनाव जीतने वालों का अनुमान लगाया जाता है, या परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करना, या किसी कलाकार की लोकप्रियता के बारे में जानकारी प्राप्त करना, या किसी वस्तु की लोकप्रियता के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यानी इसका ए नंबर हो जाएगा। मतदाताओं के प्रतिदर्श से चुनाव जीतने वालों का अनुमान लगाया जाता है, यानी 27 का हो जाएगा ए नंबर। 28 में ध्यान दोगे, गणनाकार या अनुसंधानकर्ता द्वारा अपनी सुविधा या निर्णय द्वारा प्रतिदर्श इकाइयों को चुना जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिचयन त्रुटि कहते हैं, या अप्रतिचयन त्रुटि कहते हैं, या यादृच्छिक प्रतिचयन कहते हैं, या अयादृच्छिक प्रतिचयन कहते हैं। तो इसका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी सबसे लास्ट नंबर। 19 में क्या है? जो त्रुटियां जनगणना विधि या प्रतिदर्श विधि दोनों में पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फर्स्ट में है प्रतिचयन या अप्रतिचयन, या फिर सी में है ए एंड बी दोनों। तो इसका 29 का हो जाएगा बी नंबर, अप्रतिचयन त्रुटि। ये दोनों में पाई जाती है। इसके बाद 30 में ध्यान दोगे, जो त्रुटियां प्रतिदर्श आकलन और उनके जनसंख्या प्राचलनों के बीच के अंतर को दर्शाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिचयन त्रुटि कहते हैं, यानी ए नंबर हो जाएगा 30 का ए नंबर। 31 में है निम्न में से कौन अयादृच्छिक या अप्रतिचयन त्रुटि का उदाहरण है? तो अनुत्तर संबंधी त्रुटि, या प्रतिदर्श अभिनति, या पूर्वाग्रह, या प्रतिचयन त्रुटि। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों होगा। ठीक है, इसमें अनुत्तर संबंधी त्रुटि होता है या प्रतिदर्श अभिनति भी होता है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए एंड बी दोनों। इसके बाद है 32 में NSSO द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों को किस पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है? तो ये है हमारा ए नंबर सर्वेक्षण में। ठीक है, 33 में है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण। ध्यान दोगे, अगर NSS का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण होता है। ठीक है, की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना एक्चुअली में 1950 में हुआ था, यानी डी नंबर हो जाएगा, 33 का डी नंबर। इसके बाद है 'भारत
की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो ये हो जाएगा 10, सी नंबर, 34 का सी नंबर हो जाएगा। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो 10 वर्षों के अंतराल में। CSO का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, 35 का, यानी सी नंबर। अगर इसी में 32 का अगर फुल फॉर्म NSSO का अगर पूछा जाए तो NSS का क्या हो गया? तो नीचे वाले में है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, और O का हो गया कार्यालय, यानी इसका हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। किसका? तो NSSO का। अब इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर है, ध्यान दोगे। आंकड़ों से आप क्या समझते थे? ये सब तो बता चुके हैं। संख्यात्मक या मात्रात्मक तथ्यों के समूह को आंकड़े या डेटा कहते हैं। इसके बाद है अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित आंकड़े क्या कहलाते हैं? तो अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, जो प्रथम बार किया जाता है। प्राथमिक आंकड़े क्या है? वह आंकड़े जो अनुसंधान की प्रक्रिया में शुरू से अंत तक नए सिरे से एकत्र किए जाते हैं, या प्राथमिक आंकड़े या प्राथमिक समक कहलाते हैं। या तो फिर हम जो पहले बताए हैं वो भी आप लोग लिख सकते हो। द्वितीयक आंकड़ों से आप क्या समझते हैं? जब अनुसंधानकर्ता स्वयं आंकड़े एकत्रित न करके अपने अनुसंधान में उन आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है जो पहले से ही किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, संस्था द्वारा एकत्रित किया जा चुका हो, उन आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। किन्हीं दो द्वितीयक आंकड़ों के स्रोतों के नाम बताएं। जैसे कि दो द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत तो पीछे भी बहुत सारा हम लोग का यूज हो चुका है। समाचार पत्र हो या अर्थशास्त्रियों द्वारा लिखी गई किताबें हो, ये सब हमारा द्वितीयक आंकड़े का स्रोत है। अप्रतिदर्श त्रुटियां किसे कहते हैं? यह वे त्रुटियां हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा गणनाकार की लापरवाही, अज्ञानता, पक्षपात इत्यादि के कारण जनगणना सर्वेक्षण और प्रतिदर्श सर्वेक्षणों दोनों सर्वेक्षणों में उत्पन्न हो सकती है। प्रतिदर्श या निर्दर्श से आप क्या समझते हैं? तो पहले भी बता चुके हैं, आप यहाँ से भी उसको लिख सकते हो। किसी समग्र या जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला छोटा समूह जिसके विषय में हम जानकारी चाहते हैं, प्रतिदर्श या निर्दर्श कहलाता है। यानी सीधा सा कहने का मतलब है सैंपल। सैंपल क्या होता है? बहुत सारे जनसंख्या से कुछ संख्या को हम लोग चुन लेते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम लोग नमूना कहते हैं। नमूना हो गया, सैंपल हो गया, प्रतिदर्श हो गया, निर्दर्श हो गया, सब एक ही वर्ड है हमारा। अब प्रतिदर्श सर्वेक्षण के दो प्रचलित तरीकों के नाम बताएं। तो इसका दो प्रचलित तरीका क्या है? यादृच्छिक प्रतिचयन और या अयादृच्छिक प्रतिचयन। ठीक है, अब आगे है NSOO का पूरा नाम अभी जस्ट बताएं, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद तो ये NSSO का फुल फॉर्म आपका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन भी हो सकता है। संगठन का मतलब यहाँ कार्यालय है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद भारत की जनगणना किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत की जनगणना का संग्रहण एवं प्रकाशन भारत के महानिदेशक, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अब इसका लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर देखोगे तो फिर वही है, प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर है? ये तो ऑलरेडी हम डिटेल पूर्वक आपको बता चुके हैं, यहाँ तो ज़्यादा शॉर्ट है। हम जो बताए हैं उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसके बाद है यादृच्छिक परिचयन को परिभाषित कीजिए। यादृच्छिक परिचयन वह सांख्यिकी पद्धति है जिसमें जनसंख्या की प्रत्येक इकाई या व्यष्टि का प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने की संभावना समान होती है, जैसे लॉटरी पद्धति द्वारा प्रतिदर्शों का चुनाव करना। इसके बाद है यादृच्छिक प्रतिचयन से आप क्या समझते हैं? जब समष्टि या जनसंख्या की सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना समान नहीं होती है और अनुसंधानकर्ता या सर्वेक्षक अपनी इच्छा या सुविधानुसार प्रतिदर्श का चुनाव करता है, तो यह यादृच्छिक प्रतिचयन कहलाता है। जैसे शिक्षक द्वारा विद्यालय के कुछ छात्र छात्राओं का निश्चित संख्या में चुनाव करना। इसके बाद है
एक आदर्श प्रतिदर्श या निदर्श कैसा होता है? एक आदर्श प्रतिदर्श या निदर्श उस प्रकार का होना चाहिए कि वह संपूर्ण समग्र या जनसंख्या की सभी विशेषताओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व करे। यह सभी संभव हो सकता है जब समग्र या समूह की प्रत्येक इकाइयों को प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यादृच्छिक प्रतिचयन की दो विधियां का वर्णन करें। यादृच्छिक प्रतिचयन, जिन्हें नमूना विधि भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें सभी का चयन नहीं होता। ठीक है, जब इसे हम लोग क्या पढ़े हैं, जैसे कि दो प्रकार का विधि पढ़े हैं, इसमें से सभी का उपयोग होता है, एक में जिसमें सभी का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो जिसमें सभी का उपयोग नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नमूना विधि या सैंपल विधि। यानी जनगणना विधि भी जनगणना विधि में सभी का उपयोग किया जाता है, या प्रतिदर्श में सबका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो वही चीज़ है, एक आदर्श प्रतिदर्श या निर्दर्श इस प्रकार का होना चाहिए कि वह संपूर्ण समग्र या जनसंख्या की सभी विशेषताओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व करे। यह सभी संभव हो सके जब समग्र या समूह की प्रत्येक इकाइयों को प्रदर्श के रूप में चुने जाने का समान अवसर प्राप्त हो। अगला है, यादृच्छिक प्रतिचयन की दो विधियां निम्न प्रकार से है। यादृच्छिक प्रतिचयन में चयन, जिसे नमूना विधि भी कह सकते हैं, या तो फिर वही प्रतिदर्श विधि या चयन विधि भी कहा जा सकता है। प्रतिचयन की वह विधि है जिसमें प्रत्येक प्रतिनिधित्व मद के चुने जाने की संभावना बराबर नहीं रहती है। यह अनुसंधानकर्ता की इच्छा, अनुभव और सुविधा पर निर्भर करता है। ठीक है, वह किन प्रतिनिधि नमूनों को समग्र से चुनाव करे। अयादृच्छिक प्रतिचयन के दो उदाहरण हैं, जैसे व्यवस्थित प्रतिचयन और कोटा प्रतिचयन। व्यवस्थित प्रतिचयन क्या है? व्यवस्थित प्रतिचयन की विधि में सबसे पहले जनगणना या समग्र को उनके विशेषताओं जैसे क्रमांक, स्थान, समय या वर्ण क्रम में क्रमबद्ध किया जाता है, जिसमें से निर्दर्श की पहली इकाई को यादृच्छिक पद्धति से चुनाव करते हैं। शेष इकाइयाँ इस व्यवस्था के अनुसार मिलती जाती है। उदाहरण, किसी कक्षा से 10 बच्चों का चुनाव करने के लिए उसमें छात्रों की कुल संख्या 50 है। उसके क्रमांक के अनुसार हर 5वें बच्चे का प्रतिनिधि प्रतिदर्श के रूप में चुनना। यानी अगर 50 बच्चा है, हर 10 का चुनना है, तो इसमें हर 5वें बच्चे को चुना जाए, 5वें बच्चे का प्रतिनिधि प्रतिदर्श के रूप में चुनना। इसके बाद है व्यवस्थित प्रतिचयन के रूप में। यह विधि बहुत सरल एवं सुविधाजनक है। इससे प्राप्त निष्कर्ष संतोषजनक होते हैं। व्यवस्थित प्रतिचयन के अवगुण, यदि समग्र की कुछ विशेषताएं अनुसंधानकर्ता के लिए अज्ञात है तो वह विधि भ्रामक निष्कर्ष देती है। इस विधि के अंतर्गत नमूनों को छांटने के क्रम में पक्षपात की संभावना बनी रहती है। उसके बाद है कोटा प्रतिचयन। इस विधि के अंतर्गत समूह के मदों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट लिया जाता है। इसके बाद संपूर्ण समग्र में इन वर्गों के अनुपात को जानने के बाद गणनाकारों द्वारा इस अनुपात के अनुसार निर्देशों को छांटा जाता है। हर वर्ग से कोटा के अनुसार निर्दर्श चुने जाते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा के कुछ छात्रों को चुनने के लिए अपनाई गई विधि। कोटा प्रतिचयन के गुण, यह कम खर्चीला विधि है। यह विधि समय की बचत करती है। कोटा प्रतिचयन के अवगुण भी है। इसमें सभी वर्गों को सही ढंग से नहीं चुनने पर निष्कर्ष गलत हो सकता है। यह विधि में भी पक्षपात की संभावना बनी रहती है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो इसमें भी लगभग सभी वही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का ही उपयोग किया गया है। तो इस सभी क्वेश्चंस को सेल्फ स्टडी करना है। ये आपके लिए अपने से पढ़ना है इसको, और समझना भी है। ये सब ध्यान रखोगे।
इसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि के जो गुण है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस गुण का जैसे कि पूरा रटना नहीं है, इसमें क्या करना है कि इसका जो पॉइंट्स है जैसे कि मनोवैज्ञानिक पद्धति, ठीक है, अब इसको एक बार समझ करके इसके बारे में अपने से लिखना है, हूबहू लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद दूसरा है शुद्धता, इसको भी स्पष्ट करके पॉइंट सिर्फ याद रखना है, बाकी अपने से लिखना है। इसके बाद लचीला पद्धति, ठीक है, लचीला पद्धति का ही बाकी हिस्सा है ये। उसके बाद नेक्स्ट है संपूरक सूचनाएं प्राप्त करने में समर्थ। इसके कुछ दोष भी हैं, ध्यान दोगे। अत्यधिक खर्चीला होता है, व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना होती है, गलत सूचनाओं की प्राप्ति की संभावना होती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सगणना विधि क्या है, इसके गुण एवं दोष, ठीक है। तो इसका मुख्य गुण है वैज्ञानिक पद्धति, पक्षपात की कम संभावना, विस्तृत जानकारी, जटिल तथ्यों का अध्ययन करना। ये था हमारा इस सेकेंड चैप्टर का कंप्लीट सिलेबस। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का इस क्लास में हमने 11th क्लास साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स सभी बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स को हिंदी में, इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर आंकड़ों का संग्रह को बहुत ही बेहतर तरीके से बताए हैं। इसको आप स्टडी करके जो भी एग्ज़ाम है इससे रिलेटेड उस एग्ज़ाम को आप बेहतर करना चाहते हो, ख़ासतौर पर अगर 11th का कोई बच्चा है और अगर इस सेशन में 2025 में आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो इस चीज़ को पढ़ करके आप इसका रिजल्ट बेहतर कर सकते हो, ठीक है। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, इसके लिए कम से कम एक कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि हमारा मेहनत कैसा जा रहा है, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए मेहनत कर सकें, ठीक है। और अगर आज का क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे शेयर करें ताकि जितने सारे बच्चे हैं जिससे रिलेटेड सभी उसका उपयोग ले सके। अगर आप साइंस के बच्चे हों तो कोशिश करें कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले को भी शेयर करें ताकि वो किसी और को भी शेयर करके ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कोई नई टॉपिक को लेकर के नई क्लास में फिर से आएंगे, तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए और कोशिश कीजिए कि आने वाला आपका भविष्य बेहतर हो। चलिए, धन्यवाद।